Dear students, today we are going to start the second lecture of chapter first. In this lecture, we are going to learn fixed capital, working capital, and factors affecting the requirement of fixed capital and working capital. तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे आपको पता है, जब एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस को सेटअप करने का आइडिया अपने माइंड में लाता है, बिजनेस को सेटअप करता है, तो सबसे पहला उसका रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के ताल्लुक से इसको डिसीजन लेना होता है कितना कैपिटल की इसको ज़रूरत है। और जब कैपिटल रिक्वायरमेंट का डिसीजन लेना होता है तो उसको दो टाइप का कैपिटल लगता है, ये मैंने आपको बताया था। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट में आज हम सबसे पहले देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल। लेट्स सी व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। Fixed capital is the capital which is used for buying fixed assets which are used for a long period of time in the business. These assets are not meant for resale. In simple words, fixed capital refers to capital invested for acquiring fixed asset. फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसका इस्तेमाल कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए करती है और जिसका इस्तेमाल बिजनेस फर्म लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने बिजनेस में करता है। और ये असेट्स को रीसेल पर्पस के तौर पर परचेस नहीं किया जाता, यानी इसको रीसेल नहीं किया जाता, बल्कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सिंपल वर्ड में फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसका इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए, यानी उसको परचेस करने के लिए किया गया है। अब फिक्स्ड एसेट क्या है, उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फिक्स्ड एसेट फॉर एग्जांपल परचेसिंग मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एट्सेट्रा। तो ये फिक्स्ड एसेट है। तो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन कंपनी मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर परचेसिंग द फिक्स्ड एसेट such as machinery, land and building, furniture, etc. is called as fixed capital. तो फिक्स्ड कैपिटल ये टोटल कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसका इन्वेस्टमेंट हम किस में कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट को परचेस करने के लिए। फिक्स्ड एसेट यानी बिजनेस में जो फिक्स रहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मशीनरी हम परचेस कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। लैंड और बिल्डिंग जो होता है इसका भी लॉन्ग पीरियड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फर्नीचर लॉन्ग पीरियड। तो जो भी एसेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है वो फिक्स्ड एसेट होता है। तो फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए हम जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैपिटल क्या कहलाता है, फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। अब नेक्स्ट हमको देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स्ड कैपिटल का कितना रिक्वायरमेंट है, कितना वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है, ये कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं, वो फैक्टर हमको देखना है। इन फैक्टर के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें नंबर 1 है नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज have to invest huge amount of fund to acquire fixed assets, while trading business may not need huge amount of investment in fixed assets. अब पहला फैक्टर नेचर ऑफ बिजनेस, ये फैक्टर बताएगा हमको कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना रहेगा बिजनेस में। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है या फिर पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं तो उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी परचेस करना होता है। उसी तरह से पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी असेट्स परचेस करना होता है। तो यहाँ पर हमको फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर उसी के मुकाबले में ट्रेडिंग बिजनेस है
तो वहाँ पर हमको लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। जहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको ज़्यादा मशीनरी फर्नीचर परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिज़नेस किस तरह से है। तो पहला फैक्टर से हमको समझ में आता है कि अगर हमारा नेचर ऑफ बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग है या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है तो वहाँ पर हमको फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट कैसे लगेगा, ज़्यादा। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो वहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। सेकेंड है साइज ऑफ बिजनेस। सिंपल सा फैक्टर है साइज ऑफ बिजनेस। Where a business firm is set up to carry on large scale operation, its fixed capital requirement are likely to be high. It is because most of their production process are based on automatic machines and equipments. अब साइज ऑफ बिजनेस डिसाइड करेगा कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा। सिंपल है, अगर हमारे बिजनेस का साइज़ लार्ज है तो जाहिर सी बात है हमको लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। लार्ज बिजनेस कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड एसेट परचेस करना पड़ेंगे। तो ज़्यादा फिक्स्ड एसेट परचेस कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है। लार्ज स्केल पर जो बिज़नेस ऑपरेट करते हैं उनका ऑपरेशन जो होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो ऑटोमेटिक मशीन्स और इक्विपमेंट से होता है। तो इन ऑटोमेटिक मशीन्स और इक्विपमेंट को परचेस करने के लिए हमको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का स्कोप किस तरह से है इसके बेसिस पर हमको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट तय करना होता है। देयर आर बिजनेस फर्म्स विच आर फॉर्म टू कैरी आउट production or distribution on large scale. Such business would require more amount of fixed capital. If the business firms who carry out production or distribution on small scale, then less amount of fixed capital will be required. तो सिंपल है, स्कोप ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वही कोई बिजनेस है जो स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। तो स्कोप डिसाइड करता है स्कोप का किस तरह से लार्ज है, स्मॉल है। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। If entrepreneur decides to acquire assets on lease or on rental basis, less amount of funds for fixed assets will be needed for the business. एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट का मतलब होता है कि हम जो फिक्स्ड असेट परचेस कर रहे हैं, अगर हम लीज या रेंटल बेसिस पर परचेस करते हैं। लीज का मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी और असेट्स उसके पोजीशन में देती है, यानी दूसरे पर्सन के पोजीशन में देती है, कुछ रेंट के बेसिस पर और कुछ फीस के बेसिस पर या फिर कमीशन बेसिस पर। तो उसको लीज कहा जाता है, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी और असेट्स दूसरे पर्सन को देता है। और रेंटल बेसिस ये तो आपको पता है, यानी मंथली हम जो है रेंट पे कर रहे हैं। अगर कंपनी लीज या रेंट बेसिस पर असेट परचेस कर रही है तो इसको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी क्या फिक्स्ड कैपिटल की? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम इसको लीज और रेंट पर ले रहे हैं, हमको इसको परचेस नहीं करना है। ठीक है, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो लीज और रेंट पर करना चाहती हैं तो यहाँ पर लेस फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट फैक्टर, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। If the business wants to subcontract some processes of production to other, limited assets are required to carry out the production. It would minimize fixed capital requirement of business. अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस का कुछ पार्ट या फिर कुछ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दे रहा है तो वहाँ पर उसको लिमिटेड असेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो असेट परचेस करेगा और वो प्रोडक्शन करेगा, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो अमाउंट होती है वो लेस हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट ऑफ बिजनेस एंड पार्ट ऑफ प्रोडक्शन।
Next, number 6, acquisition of old assets. If old equipments and plants are available at low prices, then it would reduce the need for investment in fixed asset. Acquisition of old asset, acquisition करना यानी परचेस करना ओल्ड asset. अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो असेट की ज़रूरत है वो असेट्स और वो इक्विपमेंट्स और वो प्लांट्स उसको लो रेट पर सेकेंड हैंड में अवेलेबल है मिल रहे हैं, तो उसको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है फिक्स्ड कैपिटल में, यानी उसको लो रेट पर जो है फिक्स्ड असेट मिल रहे हैं. तो सिंपली जब आप ये फैक्टर्स देख रहे हैं तो आपको याद रखना है फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग. फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं ये आप याद रखेंगे तो फैक्टर्स आपको इजीली समझ में आएंगे. फिक्स्ड कैपिटल क्या है? वो कैपिटल जिसका इन्वेस्टमेंट हम किस में कर रहे हैं? फिक्स्ड असेट परचेस करने के लिए. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पर? एक्वाजिशन ऑफ ओल्ड असेट, यानी ये क्या है? फिक्स्ड असेट. तो फिक्स्ड असेट का हम ओल्ड फिक्स्ड असेट परचेस कर रहे हैं तो हमको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? लेस रहेगा. नेक्स्ट है acquisition of assets on concessional rate. With the view to foster industrial growth at regional level, the government may provide land and building materials at concessional rates. Plants and equipments may also be made available on installment basis. Such facilities will reduce the requirement of fixed assets. अगर असेट्स का एक्वाइजिशन यानी असेट्स परचेस कर रहे हैं ऑन कंसेशनल रेट, यानी कंसेशन मिल रहा है हमको, डिस्काउंट मिल रहा है. गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है बहुत सारी. अगर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी रीजन में, किसी रीजनल एरिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना चाहती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट उस इंडस्ट्रीज़ को, उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को कंसेशन प्रोवाइड करती है. असेट्स परचेस करने में, इक्विपमेंट्स, लैंड और बिल्डिंग परचेस करने में उनको कंसेशन दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है. और बाज़ मरतबा गवर्नमेंट जो है फिक्स्ड असेट परचेस करने के लिए इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत कम होती है. अगर वही हम न्यू परचेस कर रहे हैं, कोई कंसेशन नहीं मिल रहा, तो हमको ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा फिक्स्ड कैपिटल. तो ये पॉइंट डिसाइड करता है कि अगर इस बेसिस पर हमको फिक्स्ड असेट मिल रहे हैं पर लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड. नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंडीशंस. This factor is very significant, particularly in large organizations carrying business on international level. For example, companies expecting war may decide to invest large fund to expand fixed assets before there is shortage of material. इंटरनेशनल कंडीशन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ख़ास तौर से वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लार्ज स्केल पर बिज़नेस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर. अब इंटरनेशनल कंडीशन क्या होती है? समझो इंटरनेशनल कंडीशन ऐसी हो रही है कि वार, जंग हो रही है, जंग का एक्सपेक्टेशन हो रहा है, वार होने वाली है. तो ऐसे सिचुएशन में लार्ज स्केल पर बिजनेस करने वाले ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं, क्योंकि जब वार होता है तो ये सारे फिक्स्ड एसेट का शॉर्टेज होता है. तो इसको शॉर्टेज ऑफ मटेरियल को रिड्यूस करने के लिए इस इंटरनेशनल कंडीशन में वो जो है पहले से ही परचेस करके रखते हैं. तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में जो है ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की हमको ज़रूरत होगी इस तरह की इंटरनेशनल कंडीशन में. नेक्स्ट है ट्रेंड इन इकोनॉमी. If the future of the company is anticipated to be bright, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business firm. In that case, large amount of funds are invested in fixed assets so as to get the benefit in future. ट्रेंड इन इकोनॉमी. इकोनॉमी में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है? अगर समझो किसी कंपनी को लगता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसको काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है, तो इस तरह के बिजनेसमैन जो है और इस तरह के बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है नए असेट्स परचेस करने के लिए, बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं और
ज़्यादा से ज़्यादा फंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट में, क्योंकि इनको पता होता है कि फ्यूचर में हमारी कंपनी ग्रो करने वाली है, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह का ट्रेंड जो है इकोनॉमी में कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट में करने के लिए जो है गाइड करता है। तो ये ट्रेंड होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पॉपुलेशन ट्रेंड। When the population is increasing at high rate, certain manufacturers find this is an opportunity to expand business. For example, automobile industry, electronic goods, manufacturing industry, ready-made garments, etc., which requires huge amount of fixed capital. अब पॉपुलेशन का ट्रेंड है, सिंपल पॉइंट है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हाई रेट पर इसका इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरर को इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन की वजह से इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो प्रोडक्ट और गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनके प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड होती है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो होते हैं ये ज़्यादा सेल होते हैं। उसके बाद रेडीमेड गारमेंट्स, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से। तो ये डिमांड बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमको फिक्स्ड कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। तो ये फैक्टर्स हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के। ये क्वेश्चन आपको जो है 10 मार्क्स के 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फिक्स्ड कैपिटल. So 8 points are sufficient, but we have seen the 10 points. You can write any 10 out of the 10. तो कैपिटल रिक्वायरमेंट में हमने पहला कैपिटल कंप्लीट किया, फिक्स्ड कैपिटल और उसके फैक्टर्स। तो फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जिसका इन्वेस्टमेंट हम फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए करते हैं, और उसके फैक्टर्स हमें बताते हैं कि कितना हमको फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा, ज़्यादा या कम। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट में फर्स्ट कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल कंप्लीट करने के बाद अब हम देखते हैं दूसरा कैपिटल रिक्वायरमेंट में, और दूसरे कैपिटल की जो ज़रूरत होती है वो है वर्किंग कैपिटल। लेट्स सी व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। Working capital is the capital which is used to carry out the day-to-day business activities. It is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure the smooth functioning of the business firm. A business firm requires funds to store adequate raw material in stock. A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods. अब दूसरा कैपिटल हम देख रहे हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट में, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी वो कैपिटल होता है जिसका इस्तेमाल बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। यानी बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत होती है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब इस बिज़नेस को ये वर्किंग कैपिटल की जो ज़रूरत होती है, इसका एस्टिमेशन करना बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। हर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसके बगैर कोई भी बिज़नेस अपने बिज़नेस को ऑपरेट नहीं कर सकता। तो समझ रहे हैं आप, वर्किंग कैपिटल मीन्स इट इज़ द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड टू फुलफिल द डे टू डे एक्टिविटीज़। बिज़नेस के बहुत सारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, मटेरियल परचेस करना है, ठीक है। अ बिज़नेस फर्म रिक्वायर्स फंड्स टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक। बिज़नेस फर्म को जो है एडिक्वेट रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए पैसे लगते हैं। हमको प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल, कच्चे माल की ज़रूरत है। तो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वही पैसा क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसी तरह से हमें सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है मेंटेन रखना होता है। फिनिश्ड गुड्स यानी द गुड्स विच इज़ रेडी फॉर सेल। फिनिश्ड गुड्स की हमको डिमांड होती है, जो जिसकी डिमांड हो रही है
उसका रेडी रहना ज़रूरी होता है। तो इसको रेडी करने के लिए एक्सपेंसेस हमको करने होते हैं। तो ये जो भी एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं वो सारी अमाउंट जो है वर्किंग कैपिटल कहलाती है। सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दैट वर्किंग कैपिटल इज़ द कैश रिक्वायरमेंट to meet the day-to-day expenses and to meet the business activities, to purchase raw material, to make sufficient stock of finished goods, to make the payment, etc. Thus, a business firm will have to arrange capital for the following. बिजनेस फर्म को वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट क्यों करना होता है? इसके 3 इंपॉर्टेंट रीज़न है। फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज को परचेस करने के लिए, इन्वेंटरीज यानी स्टॉक ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल जो है हमको अवेलेबल करना है, परचेस करना है, इसके लिए हमको कैश की ज़रूरत होती है। उसके बाद सेकंड फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, तो जो भी चीज़ें हम परचेस कर रहे हैं यानी हमें जो भी चीज़ें रिसीव हो रही हैं उसका हमको पेमेंट करना होता है ना। पेमेंट करने के लिए हमको कैश की ज़रूरत होती है, कैश अवेलेबल होना चाहिए, उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। उसके बाद फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रोज़मर्रा के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कवर करने के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल होना है। जैसे स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, उसके बाद जो है कैंटीन बिल है, ज़ेरॉक्स है, कंप्यूटर मेंटेनेंस है, ये डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं इनको मीट करने के लिए भी हमको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो सिंपली working capital is the cash requirement for building up inventories and for financing receivables and for covering day-to-day operating expenses. Now we have to see the definition of working capital. Let's see the definition of working capital according to Jastenberg. Jastenberg defines it as the excess of current assets over current liabilities. जेस्टनबर्ग के मुताबिक करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या दिया गया है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज़, यानी जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ से ज़्यादा होते हैं तो उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। करंट एसेट्स यानी क्या? करंट एसेट्स यानी सन्ड्री डेटर्स, अपने अकाउंट में सीखा है करंट एसेट हम बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं असेट साइड। तो करंट एसेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? स्टॉक ऑफ गुड्स होता है, डेटर्स होते हैं, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये सारे करंट एसेट्स होते हैं। उसमें से जब हम करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ यानी जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारे लायबिलिटीज़ माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमको मिलती है वो वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो जेस्टनबर्ग के मुताबिक वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला बनता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में से जब करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमको वर्किंग कैपिटल मिलता है, ठीक है। अब दूसरा डेफिनेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, द सम ऑफ करंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल। जेएस मिल के मुताबिक सम का मतलब होता है टोटल, करंट एसेट की जो टोटल होती है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, यानी जितना भी हमारे पास करंट एसेट है वही वर्किंग कैपिटल होता है। करंट एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर, तो जो कैश हमारे पास अवेलेबल है वही वर्किंग कैपिटल, तो कैश का इस्तेमाल हम बिजनेस की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जेस्टनबर्ग ने जो है नेट वर्किंग कैपिटल की तरफ कॉन्सेंट्रेट किया है और जेएस मिल ने जो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की तरफ कॉन्सेंट्रेट किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जिस तरह से हमने सीखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी फैक्टर्स हमको बताएंगे कि फिक्स्ड कैपिटल कितना ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, उसी तरह से वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स भी हमको बताएंगे कि कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा, ज़्यादा या कम। तो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। Firms engaged in manufacturing essential product of daily consumption would need relatively less working capital as there would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities,
On the contrary, if the business is dealing in luxurious products, it requires a huge amount of working capital as the sale of luxurious items are not frequent. अब नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करेगा कि कितना वर्किंग कैपिटल हमको ज़रूरी है। अब जो फर्म मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंगेज्ड हैं, जो कि इसेंशियल गुड्स है जो डेली हम यूज़ करते हैं, ऐसे गुड्स में अगर बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसको जो है लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि जो डे टू डे यूज़ वाले प्रोडक्ट में बिजनेस करता है उसके पास सफिशेंट कैश इनफ्लो होता है, डेली गुड्स को सेल करता है, उसके पास कैश अवेलेबल होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा कैश की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा कैश की ज़रूरत नहीं होती है इसका मतलब ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। कैश अवेलेबल होता है, इस लायबिलिटी का पेमेंट, जो भी कर्ज होता है इसका पेमेंट कर सकता है। और इसके अगेंस्ट अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लग्जरियस प्रोडक्ट में डील कर रहा है ना, अगर डे टू डे प्रोडक्ट में डील कर रहा है तो लेस कैपिटल की ज़रूरत होती है, लेस वर्किंग कैपिटल। अगर लग्जरियस प्रोडक्ट में डील कर रहा है तो इसको ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लग्जरियस प्रोडक्ट जो है इसका सेल कंटिन्यूस नहीं होता है, डेली नहीं होता है, हमको पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखना होता है और कैश हमको इमीडिएट इसमें नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। सेकेंड, size of business. Simple. The size of business also affects the requirement of working capital. A firm with large scale operation will require more working capital. A firm with a small scale operation will require less amount of working capital. सिंपल सा पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस का साइज लार्ज है, लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहा है, तो उसको जाहिर सी बात है लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर स्मॉल स्केल पर कर रहा है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपको ये लिखना है, बिजनेस का साइज लार्ज है तो लार्ज वर्किंग कैपिटल, लेस है तो लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर affecting size of working capital. The volume of sales and size of working capital are directly related with each other. If volume of sales increases, there is an increase in the amount of working capital and vice versa. वॉल्यूम ऑफ सेल ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर अफेक्ट करता है। वॉल्यूम ऑफ सेल यानी हमारा सेल कितना है, हमारा सेल का साइज़ कितना है, सेल इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो सिंपल है, अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, सेल अगर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। सेल ज़्यादा हो रहा है तो हमको और ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए और रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए हमको कैश रिक्वायरमेंट होता है, यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। अगर वॉल्यूम ऑफ सेल डिक्रीज़ हो रहा है तो हमको लेस वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। If the period of production cycle is longer, then firm needs more amount of working capital. If manufacturing cycle is short, it requires less working capital. प्रोडक्शन साइकिल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, प्रोडक्शन साइकिल वो साइकिल होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो रॉ मटेरियल को जब फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है तो वो प्रोडक्शन साइकिल कहलाता है। अगर प्रोडक्शन साइकिल का पीरियड लॉन्ग है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, यानी ज़्यादा टाइम लग रहा है प्रोडक्शन के लिए, है ना। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, यानी कैश ज़्यादा लगेगा, यानी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। अगर प्रोडक्शन साइकिल का पीरियड शॉर्ट है तो हमको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो सिंपल सा पॉइंट है प्रोडक्शन साइकिल में, आपको याद रखना है कि प्रोडक्शन साइकिल का पीरियड लॉन्ग है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगा, और प्रोडक्शन साइकिल का पीरियड शॉर्ट है
तो लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी, sales will increase. This will lead to increase in investment in stocks. This requires additional working capital. On the other hand, during recession, sales will decline and hence the need of working capital will also decline. जिस तरह से प्रोडक्शन साइकिल हमने देखा उसी तरह से बिजनेस साइकिल होता है। बिजनेस साइकिल यानी जो बिजनेस में अप्स एंड डाउन वाली कंडीशन होती है उसको बिजनेस साइकिल कहा जाता है। तो बिजनेस साइकिल में दो कंडीशन होती है, एक होता है बूम पीरियड। बूम पीरियड यानी तेज़ी वाला पीरियड जिसमें हमारा सेल इंक्रीज़ हो रहा है। बूम पीरियड में सेल इंक्रीज़ होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर बूम पीरियड है तो हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है स्टॉक ऑफ गुड्स में, क्योंकि हमारे गुड्स की काफ़ी डिमांड होती है, ठीक है। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको ज़्यादा कैश रिक्वायरमेंट होता है, यानी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा। कौन से पीरियड में? तो बूम पीरियड में। और अगर रिसेशन पीरियड है, रिसेशन पीरियड यानी मंदी वाला पीरियड, रिसेशन पीरियड में जो है सेल्स डिक्लाइन होता है, हमारा सेल कम होता है, मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो सेल कम हो गया तो हमको ज़्यादा और प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वर्किंग कैपिटल भी हमको ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर, इन बूम पीरियड more amount of working capital will be required because sale will increase, and in recession period less amount of working capital will be required because the sale will decrease in recession period. Next, number 6, terms of purchase and sales. If the firm does not get credit facility for purchases but adopts liberal credit policy for its sales, then it requires more working capital. On the other hand, if credit terms of purchase are favorable and terms of credit sales are less liberal, then requirement of cash will be less. Thus, working capital requirement will be reduced. टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के परचेस और सेल्स के टर्म्स होते हैं अलग अलग। अब अगर बिजनेस फर्म जब परचेस कर रहा है और उसको कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही, यानी उधार से परचेस करने वाली फैसिलिटी नहीं मिल रही है ना, यानी कैश पे परचेस कर रहा है, लेकिन जब सेल कर रहा है सेल के लिए लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, यानी सेल कर रहा है क्रेडिट पर, परचेस कर रहा है कैश पर और सेल कर रहा है क्रेडिट पर, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है ना। कैश में परचेस कर रहा है यानी पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, लेकिन सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट पर, उधार पर, यानी पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अगेंस्ट अगर क्रेडिट परचेस कर रहा है, यानी क्रेडिट परचेस की फैसिलिटी उसको मिल रही है ना, और वहाँ पर सेल की जो पॉलिसी उसने अडॉप्ट की है वो लेस लिबरल है, यानी ज़्यादा क्रेडिट पर सेल नहीं कर रहा है, कैश पर सेल कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी परचेस जो हो रहा है वो क्रेडिट पर हो रहा है, उधार पर माल मिल रहा है, और उसको सेल कैश पर कर रहा है, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उधार पर माल आ रहा है और बेचने पर हमको पैसा मिल रहा है, यानी कैश आ रहा है, तो यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ कैश नहीं होगा। तो ये टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स की पॉलिसी जो है डिसाइड करती है कि क्या पॉलिसी है बिजनेस फर्म की, तो इस पॉलिसी के ऊपर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल यानी जब हम उधार से माल बेचते हैं, तो क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, द कलेक्शन पॉलिसी एटसेट्रा। If credit control policy is sound, it is possible for the company to improve its cash flow. If credit policy is liberal,
It creates a problem of collection of funds. It can increase possibility of bad debts. Therefore, a firm requires more working capital. If the firm making cash sales, it requires less working capital. क्रेडिट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। जो हम उधार की क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, उधार से माल बेचना या खरीदना, ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल में ये पॉलिसी होती है। इस क्रेडिट कंट्रोल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? क्रेडिट सेल होता है, और क्रेडिट सेल के टर्म्स एंड कंडीशन होता है, और कलेक्शन पॉलिसी होता है। तो अगर हमारा क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी साउंड पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी है, जैसे हम क्रेडिट पर सेल भी कर रहे हैं और उसको इमीडिएट कलेक्ट कर रहे हैं, साउंड पॉलिसी है हमारे, तो हमको कैश रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि कैश इनफ्लो होता रहेगा। इसलिए साउंड पॉलिसी होने की वजह से हमको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी, तो हमको प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन हो सकता है। हम ज़्यादा टाइम पीरियड दे रहे हैं क्रेडिट का और कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है और हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि अगर जब कलेक्शन नहीं होता है तो वो बैड डेट्स हो जाता है। बैड डेट्स यानी हमारा लॉस हो जाता है, पैसे डूब जाते हैं। अगर अगर हम कैश सेल्स करते हैं, कैश पर गुड्स बेचते हैं बजाय क्रेडिट के, तो हमको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है तो ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। The working capital requirement of a firm will increase with growth of a firm. A growing company needs funds continuously to support large scale operation. ग्रोथ एंड एक्सपांशन ये तो पता है आपको, जो भी ग्रोइंग कंपनी है जिसका ग्रोथ हो रहा है ना, उस फर्म को वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ग्रोथ और एक्सपांशन होने पर हमारे फर्म का सेल इंक्रीज हमको करना होता है, बिजनेस को डेवलप करना होता है, एक्सपांड करना होता है। तो कंपनी को जो है कंटिन्यूसली फंड की ज़रूरत होती है। जैसे ग्रोथ होता है, जैसे एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच हो रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, तो लार्ज स्केल पर जब ऑपरेशन होता है तो हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एबिलिटी। The requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between production and distribution of goods. A firm stocking on heavy inventory calls for higher level for working capital. अब मैनेजमेंट एबिलिटी काफ़ी मायने रखती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि मैनेजमेंट की एबिलिटी किस तरह से है। अगर मैनेजमेंट की एबिलिटी अच्छी है तो हम वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट की एबिलिटी क्या होना चाहिए? तो मैनेजमेंट की एबिलिटी ये होना चाहिए कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में। किसमें? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना माल तैयार किया जा रहा है, उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी सेल होना चाहिए। ठीक है, तो जितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उतना सेल हो रहा है तो कैश हमारे पास आएगा, तो हमको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, है ना, रिक्वायरमेंट इसका रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका हेवी स्टॉक हम अवेलेबल करके रख रहे हैं और कोई सेल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लाना ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैनेजमेंट अपनी एबिलिटी की बेसिस पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है हमको देखना है। इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड। एक्सटर्नल फैक्टर्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बैंक आते हैं,
अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक हमको ज़रूरत के वक्त फ़ंड प्रोवाइड करते हैं, यानी हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन देते हैं, तो हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होगा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से लोन कब मिलता है, फंड कब मिलता है, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल एबिलिटी, मैनेजर का एक टास्क होता है, इम्पॉर्टेंट टास्क। अगर हमारे बिजनेस का, हमारी कंपनी का रेपुटेशन और गुडविल मार्केट में अच्छा है, हमारी कंपनी ग्रोविंग कंपनी है, प्रॉफिट में चल रही है, मार्केट में नाम है, गुडविल है, तभी हमको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक से हमको लोन मिलता है। तो इसके लिए मैनेजर्स को अपना परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रखना होता है, इंक्रीज़ करना होता है, प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी रखनी होती है, सेल को इंक्रीज़ करना होता है, मार्केट में गुडविल क्रिएट करना होता है, तब जाकर हमको ये एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल सकता है, ठीक है। जब उनसे हमको फंड मिल रहा है, उनसे हमको जब लोन मिल रहा है, तो हमारा कैश रिक्वायरमेंट यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल का मीनिंग और उसके एटलीस्ट 8 फैक्टर्स आपको लिखने रहेंगे 8 मार्क्स के लिए। तो आज हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट कंप्लीट किया। कैपिटल रिक्वायरमेंट में हमने 2 इम्पॉर्टेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट देखे। पहला फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, टू परचेज फिक्स्ड एसेट, यानी फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। और सेकंड हमने देखा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी वो कैपिटल जिसका इन्वेस्टमेंट कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, कंपनी के डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, उस कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।